बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज की अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करें डॉलर की, और एकदम से डॉलर ने जंप ली 25 रुपये की, और ओपन मार्केट में डॉलर 262 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। और इंटरबैंक के अंदर डॉलर की बुलंद तरीन सतह के ऊपर डॉलर पहुंच चुका है। हमारे मुल्क के अंदर ये कहा गया था इसहाक डार साहब आएंगे, डॉलर को कंट्रोल करेंगे। हमारे पास तजर्बाकार टीम है, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क की मईशत को कंट्रोल करेंगे, यहाँ पर गरीब का साथ देंगे, अवाम का साथ देंगे, और इमरान खान ने जो तबाही निकाल दी है इस सब को हम आकर कंट्रोल करेंगे। क्या कंट्रोल हो रही है ये मईशत, क्या कंट्रोल हो रहा है इस मुल्क के अंदर डॉलर का रेट, इस मुल्क के अंदर महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, इस सब इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शाहिद महमूद भट्ट साहब, XMPA हैं सियालकोट से। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आरिफ साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आरिफ भाई, मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगा शाहिद महमूद भट्ट साहब से। भट्ट साहब, बहुत दावे किए गए थे मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और पूरी आवाम ने ये सोचा, मैंने भी ये सोचा कि तजर्बाकार टीम आ रही है और इमरान खान 150 रुपये का जो लीटर पेट्रोल बेच रहा है इस मुल्क में कौन अफोर्ड करेगा। ये अल्फाज हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब के, ये अल्फाज हैं आपकी लीडरशिप के, और वो ये कहते थे कि इस मुल्क में जुल्म कर रहा है इमरान खान। 150 रुपये लीटर पेट्रोल बेचकर 165-70 रुपये डॉलर की फ्लक्चुएशन थी। ये कहा जाता था कि इमरान खान जुल्म कर रहा है इस मुल्क के साथ और इस मुल्क की मईशत के साथ, और गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम आएंगे, तजर्बाकार टीम आएगी जो सब जानती थी इस मुल्क में क्या सिचुएशन हो रही थी, और जब वो आए, तशरीफ़ लाए, तो क्या किया आप लोगों ने। सर, कमिंग टू यू सर। साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े बर्निंग इशू को फिर आज छिड़े है। देखिए, पाकिस्तान की जो मैं समझता हूँ जो मईशत है वो तो बेसिकली डिपेंड करती थी हमारी एग्रीकल्चर बेस के ऊपर। ठीक है। बाकी जो चीज़ें सारी होती हैं वो हमारी आर्टिफिशियल हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में अनस्टेबिलिटी ही रही। ड्यू टू अनस्टेबिलिटी और जो पुरानी हुकूमत ने जो आप बार बार जिनको कह रहे हैं, जिनकी नॉन परफॉर्मेंस थी, नॉन उनकी जो बैड गवर्नेंस की वजह से, ठीक है, ना डॉलर उस वक्त कंट्रोल किया गया, डॉलर को स्मगल भी किया गया। जिस तरह लोगों ने पैसे यहाँ से ला के डॉलर बाहर ले गए, ठीक है, ऐसे ऐसे दोस्त लाए गए जो अमेरिका से डॉलर लेके आए, और उसके बाद यहाँ से हैवी जो है उसका रिटर्न लेके वो अपने डॉलर निकाल के चले गए। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि जिस वक्त हमें ये हुकूमत दी गई या हमें हुकूमत संभालनी पड़ी, उस वक्त हम बड़े रेड लाइन पे पहुंच चुके हुए थे। मुल्क के हालात उस वक्त इस हालत पे पहुंच चुके थे कि यानी कि उसको सहारा देने की ज़रूरत थी ऐसी तजर्बाकार टीम की, ठीक है, कि जो इस मुल्क को ऑलरेडी जानती हो, इस मईशत को समझती हो, ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी को परफॉर्म किया हो। तो इसलिए फिर इस सारी PDM का जो वजूद हमें आया, वो समझिए एक कौमी हुकूमत का वजूद था कि सब मिलकर इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट उनसे बचा लें। IMF का प्रेशर था आपके ऊपर, लोगों को आपने अपने वापस करने, शेड्यूल जो कर्जे थे वापस करने थे। ठीक है। तो वो उस बहरान को हल करने के लिए सर, 22 बिलियन डॉलर पे जो है वो फॉरेन रिजर्व था, 22 बिलियन डॉलर, और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट्स जो है वो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई 32 बिलियन डॉलर की। हमारे यहाँ पर यानी फॉरेन रिजर्व 22 बिलियन था, आज 4 बिलियन रह गया है। तो आपकी एक्सपर्ट टीम क्या उसको 22 से 4 करने आई थी, और अगर 22 से 4 ही करने आई थी तो सर ना इतनी जहमत करते आपने आगे क्या किया इस मुल्क के अंदर। सर, ना तो 22 अरब थे, वो देखिए ना, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं हमारी 16 से 17 अरब थी, आप कह रहे हैं 22 थी, ये इतने भी नहीं थे। ठीक है, लेकिन जो थे वो सारे इन्होंने, आई एक्सेप्ट योर स्टेटमेंट, 16 अरब डॉलर थे और 16 से 4 रह गए हैं। सर, 4 टाइम्स आपने रिड्यूस कर दिए हैं। व्हाट एक्सपर्टीज? मैं बताता हूँ उसकी, मैं थोड़ी सी बताता हूँ। वो जिस वक्त वो आया, वो सारे पेमेंट आपने जिन जिन कंट्री से लिए हुए थे उनको आपने वापस करने थे, वो आपने वापस किए। सर, अब देखिए एक नाअहल बंदा, एक इनएक्सपर्ट टीम वापस नहीं कर रही थी उन मुल्कों को, आप लोगों ने आके वापस क्यों कर दिया? आप लोग तो एक्सपर्ट थे, आप लोगों ने तो इकोनॉमी को कंट्रोल करना था। अगर 16 पे थी तो 16 से इसको इंक्रीज करना था। क्या ये आपकी एक्सपर्टीज थी कि मुल्कों को पैसे वापस दे दिए? तो फिर ये एक्सपर्टीज इमरान खान साहब जैसा नाअहल बंदा 16 पे रोक के खड़ा हुआ था, डॉलर को रोक के खड़ा था, पेट्रोल की प्राइस को रोक के खड़ा था, हर चीज कंट्रोल की हुई थी। आप लोगों ने आज 3.5 गुना महंगाई बढ़ा दी है। वो नाअहल लोग ठीक नहीं थे? भट्ट साहब, चलो सर, लेट मी एक्सप्लेन। मैं आपकी सारी बात का जवाब दे देता हूँ। देखिए, अभी हम जो गए हैं ना, देखें उसके बाद क्या हुआ हमारे मुल्क में। जिस तरह मैंने बात की कि एग्रीकल्चर कंट्री था, हमारी इकोनॉमी तबाह हो गई। ठीक है, सैलाब आ गया, सब इतना बदतरीन सैलाब की वजह से हमारी मईशत जो थी, जो कड़ी थी ना, वो भी गिर गई नीचे। ठीक है। अब फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने जेनेवा कॉन्फ्रेंस में जाके अपनी अपील की अपने तमाम 200 कंट्रीज से
कि यार पाकिस्तान में ड्यू टू द क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ड्यू टू जियोलॉजिकल फैक्टर्स, हमारी ये जो है ना इकॉनमी ख़राब हो गई, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया है, हमारे लाइफस्टाइल ख़त्म हो गया, ये हो गया। अब लोगों ने वहाँ जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हमें 9-10 बिलियन अरब डॉलर मिल जाएगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मिल गया। अच्छा, उसके बाद हमें कतर में चले गए, यूएई में चले गए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिन रात एक किया, शहबाज शरीफ साहब ने जी। सऊदीया ने भी अब देखे 10-11 अरब तो वो भी दे रहे हैं जी। अब सारे वापस लोग जो है वो दे रहे हैं। अब मेन चीज़ जो आपकी आएगी वो उस वक्त आएगी जब ये चीज़ हम IMF से दोबारा अपना जो इन्होंने ऑलरेडी एग्रीमेंट किए हुए हैं उनको कंटिन्यू करने के लिए, जब हमें उनसे किस्त मिल जाएगी, ठीक है, तो ये चीज़ें सारी जो आर्टिफिशियल बनी हुई है एकदम नीचे आ जाएंगी। लेकिन मैं लास्ट में फिर मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगा, मुल्क में ये स्टेबिलिटी उसी वक्त आती है, बिजनेस कम्युनिटी उसी वक्त अपने आप को स्टेबल समझती है जब मुल्क की हालात आपके फेवरेबल हो। अगर इसी तरह जुलूस जलसे, इसी तरह खराब हालात किए जाए, इसी तरह असम्बलियाँ तोड़ दी जाए, इसी तरह बर वक्त जो इलेक्शन से पहले ही आप डिस्टर्बेंस पैदा कर दें, तो लाजमी बात है कोई भी इसमें आके इन्वेस्टमेंट नहीं करता, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आना। सर, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, जलसे जुलूस नहीं हो रहे थे, मुझे आज भी याद है, महंगाई मुकाओ मार्च किया पूरी PDM इत्तेहाद ने। और जब से इमरान खान की गवर्नमेंट थी, कोरोना का टाइम गुजरने के बाद से आपकी पूरा PDM इत्तेहाद जो इत्तेहाद बना ऐसे शायद इमरान खान के खौफ की वजह से, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब फरमाया करते थे मैं खुदकुशी कर लूँगा, आसिफ अली जरदारी का साथ नहीं दूंगा। आसिफ अली जरदारी साहब कहते थे ये कागजी शेर हैं और ये झूठे लोग हैं, और जो केसेस बने दोनों ने एक दूसरे पर बनवाए, यानी कि आप लोग सियासी हरीफ थे। फिर इमरान खान के खौफ से आप लोग इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर आपने महंगाई मुकाओ मार्च किया यहाँ पे, और कई रैलियाँ निकाली, सदर बना दिया उनको जिनके पास मदरसों के बच्चों की एक पूरी फौज थी, और उनके और मरीम नवाज़ के जलसे जुलूस हुए, बिलावल साहब ने रैलियाँ की, सब कुछ किया आपने। इमरान खान के दौर में भी यही सब कुछ हो रहा था। कोरोना जैसे बैड फैक्टर्स को फेस करने के बावजूद ये मुल्क तरक्की की राह पे चलता हुआ नज़र आ रहा था, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोगों से PDM से कि वाकई में आप लोग तजर्बाकार लोग हैं। आखिर इस मुल्क को गुज़िश्ता 30-40 साल से आप ही दोनों की तो पार्टी संभाल रही थी, और अगर आप लोगों की तजर्बाकार टीम आएगी तो 150 रुपये लीटर से पेट्रोल है और इसको 120 पे ले आएंगे, 165-70 के डॉलर, जिससे अवाम परेशान थी। और आप लोगों ने कन्विंस किया हम लोगों को, अवाम को कन्विंस किया कि अगर हम लोग आएंगे हम इस सब को कंट्रोल करेंगे और इनको इस चीज़ों को रिड्यूस करेंगे। सर, अगर ये 255 पे ही डॉलर करना था, जहाँ पे आज ये हो चुका है, जहाँ पे आज महंगाई 3.5 गुना बढ़ चुकी है, तो मेरा ख्याल है वो नाअहल लोग ही कर लेते। आपने इतना, आपको ज़रूरत क्या थी इतना कुछ करने की? सर सब मैंने फिर देखो वही बात मैंने बताया, इस मुल्क को जब तक आपकी अपोजिशन साथ मिलके, सर ऑपोजिशन को तो आप वेलकम ही नहीं कर रहे, पार्लियामेंट में आने ही नहीं दे रहे, इस्तीफे मंजूर कर लिए जबरदस्ती। आप कह रहे हैं ना उनकी, मैंने यही कह रहा हूँ कि उसको उस वक्त हमने पूरा टाइम दिया और पूरी हमारी जो अपोजिशन थी, ठीक है, वो सपोर्ट करती थी जस्ट फॉर द काज ऑफ द नेशन। इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, इस मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए, मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए अपोजिशन ने पूरा रोल प्ले किया और उनका साथ दिया। कोई जलसे जुलूस नहीं उसके खिलाफ किए, ठीक है। अब मैं जो समझता हूँ अब ये हालात हैं, अब देखिए हमारा अभी रशिया के साथ अभी आपने देखा रिसेंटली वफद आ गया, उसका तेल का भी एग्रीमेंट हो रहा है। सऊदी अरब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने लगा है पाकिस्तान में आके, इसी ऑयल फैक्ट्री। सर हालात मुश्किल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कहते थे कि मैं रशिया जा रहा हूँ तेल का कॉन्ट्रैक्ट करने। बिलावल साहब अमेरिका गए, उन्होंने कहा हमारा रशिया से कोई ताल्लुकात नहीं है, ना हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वी आर नॉट गोइंग टू बाय एनी ऑयल फ्रॉम रशिया। आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं हो रहा है PDM इत्तेहाद के अंदर चीज़ों को बैलेंस करना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ स्टेटमेंट देती है, आप लोग कुछ स्टेटमेंट देते हैं, ये क्या सिचुएशन है? सब एक पेज पे ही है, वो सब एक पेज है, लेकिन उस वक्त चूंकि कोई एग्रीमेंट नहीं था, ठीक है, इसलिए उन्होंने कह दिया मुसद्दिक मलिक साहब ने कि जी नहीं है, और बिलावल साहब ने उस वक्त सही स्टेटमेंट दी थी कि हमारा अभी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। अब देखिए उनका डेलीगेशन आया हुआ है, अब सारा एग्रीमेंट उनसे हो गया है और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो है मंथ में उनका जो हमारा एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, खाम माल जो है पाकिस्तान को सस्ता मिल जाएगा, उधर से वो चीज़ हमें मिल जाएगी, उधर से हमारी जो अपना सऊदी अरब है वो खुद इसमें जो है रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट बहुत करने लगे हैं पाकिस्तान में, ठीक है। लेकिन एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ IMF। हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है अब इनको देखो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह जो हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि इस हुकूमत को हमने संभालना है। देखिए हमने अपनी सियासत को स्टेक पे लगाया ना, हमने लोगों से बातें सुनी कि आपने जी इतनी महंगाई इसको अभी तक पूरा कंट्रोल नहीं किया, ठीक है। वो सिर्फ दो चीजें थी कि क्या हम आर्टिफिशियल कंट्रोल कर लें या इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लें। सर आर्टिफिशियल कंट्रोल की तो कोशिश भरपूर की है,
पहले हमने मुल्क को बचाया। सर आर्टिफिशियल कंट्रोल की देखिए आपने भरपूर कोशिश की है। आज मिफ्ता इस्माइल साहब की मैं आपको स्टेटमेंट बताऊं, वो ये कह रहे हैं कि इसहाकडार को क्यों लाए थे आप, इसहाकडार ने किया क्या इस मुल्क के अंदर आके और क्या करता रहा है वो। IMF, मिफ्ता इस्माइल साहब ये कहते हैं कि IMF के बगैर गुजारा नहीं, और इसहाकडार साहब ऐसे नाअहल शख्स हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब के अल्फाज हैं कि ऐसे नाअहल शख्स हैं कि उनको इस मुल्क में लाने की ज़रूरत क्या थी। आरिफ साहब, मोहम्मद आरिफ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। आप यू आर ऑल्सो ए गेस्ट और काफ़ी देर से आप वेट कर रहे हैं सर। मिफ्ता इस्माइल साहब ये फरमा रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी इसहाकडार को इस मुल्क में लाने की, और उसने किया क्या है आके। इन दी एंड हल IMF के पास जाना ही है, जो अब गवर्नमेंट इस चीज़ पे आ रही है। और मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि मैं तो बड़ी देर से यही क्लेम कर रहा हूँ और यही कह रहा था, IMF के बगैर हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। सो एक तरह से वो इसहाकडार साहब की नाअहली का एतराफ़ कर रहे हैं लाउडली और इन प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर मोहम्मद आरिफ साहब, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। सबसे पहले शायद महमूद भट्ट साहब मेरे लिए बड़े इंतहाई मोहतरम हैं। मुझे ऐसे लगा जैसे 74 सालों से यहाँ पर इमरान खान की ही हुकूमत रही है, और जितना भी इस मुल्क के अंदर कर्जा है, जो इस मुल्क की मैशियत है, अदब इस्तेकाम है, या इस वक्त मुल्क की सलामती ख़तरे में है, वो सिर्फ 3.5 साल के दौर में हुआ है। लेकिन 72 साल ये मुल्क जो है ये दूध की नहरें उगलता रहा है, यहाँ पर सोना पैदा होता रहा है, और गरीब की ज़िंदगी बड़ी पुरसकून थी, और आइन की पासदारी थी, रूल ऑफ लॉ था। ये मैं के साथ बिलाल साहब, ये सारे जो सियासत के हेर फेर है ना, ये ज़बानी कलामी है। यहाँ पर जो है कोलो फेल का तजाद है, कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। अभी आपने मुफ्ता इस्माइल साहब का जिक्र किया, तो इसहाकडार साहब जो आए थे वो तो सही आए थे, वो तो मैं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, मैं अपनी एक परसेप्शन आपके पास रखना चाहता हूँ कि बैनुल-अक़वामी कुव्वतें चाहती हैं कि हम अपना एटमी रोल जो है वो बैक कर ले, वो जो हमारा एटमी प्लांट है उसे रिवर्स कर ले, और ये तभी मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान को कंगाल कर दिया जाए, इसकी महशियत को दरबदर कर दिया जाए, इसके अंदर भूचाल लाया जाए, अदम इस्तेकाम लिया जाए, माशरे को मुंतशिर किया जाए। और आज ये हम समझेंगे कि जो हालात बने हैं ये क्या खुदा की तरफ से आए हैं, ये तयशुदा मंसूबा है। ये आने वाले वक्तों में आप इसकी नबी सुनेंगे कि हमें यहाँ पर गरीब को रोटी देनी है, गरीब को कपड़ा देना है, उसे मकान देना है, और इसलिए हमें एटमी प्लांट की जरूरत नहीं है। और यही वो असल में सबसे बड़ी जो मनसूबाबंदी है बैनुल-अक़वामी कुव्वतों की कि पाकिस्तान के अंदर से इस चीज को खत्म किया जाए ताकि इंडिया की कॉलोनी बना दिया जाए। आज ये मुहब्बे वतन पाकिस्तान को सोचना चाहिए, क्या वो इसमें कंप्रोमाइज कर सकता है? ये वो टीम जो कि मैं इस वक्त नून लीग की बात नहीं करता, इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत है वो तमाम ऑपोजिशन और हुकूमतों का मजमुआ है जो यहां पर 72 साल तक हुकूमत करते रहे हैं, रूलिंग पार्टी रही है, यही तमाम पार्टीज रही हैं यहाँ पे, यही तमाम। और ये जो मुझे बताएं, एक बात है कि मैं वैसे पॉलिटिक्स का स्टूडेंट होने के वाले से समझना चाहूंगा कि जैसे आपने भी ये मुझे आपने भी अपने इंट्रो में यही कहा कि इमरान खान साहब के दौर में अगर मैशियत जो थी वो इतनी डूबी हुई थी, तो उससे पहले क्या मुल्क में कौन सी फरावानी थी 2018 में हमें और आपको मिलने के लिए मिली? यहां पर जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं उनके 72 साल, मैं 3 साल निकाल रहा हूं, 72 साल दौर में यहां पर एक पैरा है, वो है फंडामेंटल राइट्स का, जिसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। लोगों को यहां पर झगड़ा लगाया गया, माशी तौर पर मफलूज किया गया, उनको अपनी जबर के जरिए, मशक्कत के जरिए उनके ना के उनके हुकूक से महरूम किया गया। बलाल साहब, उनकी असमतों से खेला गया, उनकी हुर्मत से खेला गया। ये मुझे बता दें कि अगर ये सियासत का नाम है तो सियासत बचाने के लिए है, तो सियासत अगर करप्शन का नाम है तो आकर सिर्फ अपने केसेस खत्म करने थे। 1100 अरब जो इन्होंने जो नैब के जरिए तरमीम करके अपने केसेस माफ करा के वो खजाने के पैसे लूटे हैं, यह मकसद था। वो जो महंगाई मार्च जो आपने भी जिक्र किया, हमने भी सुना, हम भी ये समझ बैठे थे कि शायद ये पीडीएम की अगर इतनी तजर्बाकार टीम आ जाए तो शायद हो सकता है कि ये 72 साल का रोना धो दें, ये अपनी उन नाकामियों से सीख लें जो इन्होंने इस अवाम के साथ जुल्म किया है, उसको ये समझ लें और आकर यहां पर कोई ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट लेकर आए जिससे एक आम इंसान की जिंदगी सहल हो सके। होना ही ये था सर। मैं अगर आपको बताऊं, देखें एक्सपीरियंस्ड लोग थे, पहली दफा गवर्नमेंट नहीं ली थी, पहली दफा गवर्नमेंट तो ली थी इमरान खान ने, उसका तो पहला टेन्योर था कि ही बिकेम द फर्स्ट टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। यहाँ पे जो पीडीएम इत्तेहाद था, तमाम तजर्बाकार लोग इकट्ठे हो गए, यानी ऑल द फ्रूट्स इन अ बास्केट, और फिर ये पीडीएम इत्तेहाद की एक कंपाइल्ड गवर्नमेंट बनी इस मुल्क के अंदर। और इस गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जाहिर है दे नो ऑल द सिचुएशन, उन्हें सब पता था मुल्क की क्या हालात चल रहे हैं और क्या सूरत हाल चल रही है।
इसके बावजूद व्हेन दे टुक अप, और जब इन्होंने यहाँ पे हुकूमत गेन करने के बाद अपने केसेस माफ़ करवा लेते, अपना सारा कुछ क्लीन कर लेते, किसी को एतराज़ ना होता, मईशत तो ठीक करते, गरीब का साथ तो दिया जाता। आरिफ भट्ट साहब सर जी, मईशत को तो इशराफिया कभी ठीक होने नहीं देगी। ये तो एक शायद महमूद भट्ट साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, बिकॉज ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम योर पार्टी, और आपकी पार्टी इस टाइम विफाक में है, पीडीएम इत्तेहाद में है। सर किस तरह से आप देख रहे हैं, आई मीन यहाँ पे इकॉनमी को आज तक आप स्टेबल नहीं कर पा रहे, और अगले भी जो चंद माह हैं, चूँकि अब हम इलेक्शंस की तरफ ये मुल्क जाने का सोच रहा है, शायद आपकी हुकूमत भी ये चाह रही है कि इलेक्शंस हो जाएं, वो पंजाब KPK और जो डीनोटिफाई हैं MNAs वहाँ पे चाह रहे हैं कि उनके हल्के के अंदर इलेक्शंस करा लिए जाएं। इन एनी केस आम इंतखाबात हों या ये इलेक्शंस हों, इलेक्शंस के दौरान आपको क्या लगता है सर, क्या किस तरह से इकॉनमी ठीक होगी? अपने केसेस मैंने दोबारा से रिपीट करता हूँ, केसेस भी माफ़ करवाते, सब कुछ क्लियर करवा लेते, मईशत तो ठीक करते सर। देखिए, मैं आपकी वजह से बात ये करता हूँ कि पहला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आया था जिसका नाम था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आपको याद होगा, जिसने कहा जी मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, और वो नहीं गए थे। अब बात चल रही है जी, चूंकि आप कह रहे हैं जी कि हमें मईशत, अब जिस ना तजर्बाकार टीम को आपने इस मुल्क जिसके हवाले किया, ठीक है, उन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया, ठीक है, पूरा बेड़ा गर्क करके उस मईशत का PDM के हवाले कर दिया कि आप इसको दुरुस्त कर दें जी। जाहिर बात है PDM के हवाले तो उन्होंने किया नहीं, आप लोगों ने जबरदस्ती लिया, वो PDM के हवाले नहीं कर रहे थे। उस वक्त ये हालात थे, अगर मजीद इनके पास एक हफ्ता भी हुकूमत रहती तो फिर हम बिल्कुल जो सब बात कर रहे हैं, हम उस लेवल पर चले जाते जो हमारी सर। उसके बाद गुजरने वाला हर हफ्ता जिस खदशे से अवाम को डराया जा रहा था, उस टेन्योर के ख़त्म होने के बाद हर हफ्ता अवाम पर वही बॉम्ब गिरे हैं जिससे हमें डराया जा रहा था। फ़र्क क्या पड़ा सर? अब मैं थोड़ी सी आपको मुवाज़ा कर दूं मुला साहब। होता ये रहा है कि आपकी पुरानी हुकूमत में जितने भी थे इन्वेस्टर थे ना, सारे जो बाहर से आए थे जी, तमाम स्टॉक होल्डर थे, तमाम जखीरा अंदोज थे, ठीक है, जिन्होंने यानी कि चीज़ों को जखीरा अंदोजी शुरू कर दी, बाहर से यहाँ से स्मगलिंग शुरू कर दी, ठीक है, आटा आपसे कंट्रोल नहीं हो सका, गंदम आपकी यहाँ इनके साथ कंट्रोल ना हो सकी, ठीक है, होता है कि यहाँ चीनी इनके पास ना रह सकी, शुगर इनके, यानी माफिया ना सारे मिले हुए, ठीक है। अब सारे वो कंट्रोल किए गए हैं। वो जो हमें स्टेटिस्टिक पता चला कि हमारी इतनी रिक्वायरमेंट मुल्क की है, इतनी हमने एक्सपोर्ट करनी है जिससे हमने ज़रिए मुबादला कमाना है, ठीक है। हुआ तो ये है कि इस मुल्क में ये अपने वेजिटेबल्स से लेके कुकिंग ऑयल तक अपना ज़रिए मुबादला खर्च कर दिया, ठीक है, कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट ख़त्म हो गई और हम इंपोर्ट के ऊपर अपना ज़रिए मुबादला जो वो खर्च कर रहे थे, दोनों तरफ से लॉसेस जा रहे थे, ठीक है। अब जो एग्रीमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपका इंजन इस हुकूमत ने एक पुर्जा करके अलहदा करके आपके हवाले कर दिया हो ना, उसकी ओवरऑलिंग करके अब दोबारा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो दिन रात सुबह देखे तो भाई होते हैं, नेक्स्ट से वो कतर गए होते हैं, उससे आगे जाके सऊदी अरब गए हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब ऐसे मैकेनिक, मैं आपको बता दूं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे मैकेनिक हैं जो मेरा ख्याल है शायद इस आवाम को ओवर चार्ज कर रहे हैं अपनी एक्सपर्टीज़ का, और ये ओवर चार्जिंग एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी आप लोगों की जानिब से। आपने बात की शुगर की, अगर देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट, अगर आप इस लिस्ट को देखें तो PDM इत्तेहाद के अंदर कितनी शुगर मिल के ओनर्स हैं PDM के पास, ठीक है, और आटा फ्लोर मिल्स देख लें, आप बाकी सब कुछ देख लें, यहाँ पे तो तमाम पॉलिटिशियंस जो हैं वो खुद बहुत बड़े सरमायादार हैं, सब मिलियनर्स हैं, सबके पास कुछ ना कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो इस मुल्क में प्रोडक्शन कर रहे हैं। अपनी इंडस्ट्री होते हुए आप लोगों ने आटे को कंट्रोल करना था। इमरान खान के दौर में आटा किस रेट पे मिल रहा था, आज कहाँ पर है? सर मेरा सवाल आपसे ये है, देखें अगर तो 16 अरब डॉलर आप कहते हैं, मैं मानता हूँ 16 अरब डॉलर थे, 16 अरब डॉलर को 4.5 पे ही लाना था, तो इमरान खान तो 16 अरब डॉलर पे ले गया जो शायद इससे पहले कम थे, तो आप उसी को रहने देते। आप लोगों को ज़रूरत क्या थी उससे ज़बरदस्ती छीन के हुकूमत और अवाम को इतना रिलीफ देने की कि आज हम सब सर पकड़ के बैठ गए हैं? देखिए वो जो आप कह रहे हैं ना जी, वो 16 अरब रिजर्व में पड़े हुए थे, वो बिल्कुल पड़े वाले नहीं थे सर। मैं तो 22 कह रहा था, आपने कहा 16, तो मैंने कहा 16 वापस ले गए। अब तो बल्कि ये लेके आ रहे हैं, इमरान खान साहब जाते हुए साथ ले गए 16। मैं कहता हूँ जी, वो तो आप जिनके आपने कर्जे, जिनसे आपने भीख मांगी हुई थी इस हुकूमत ने, वो उनको वापस किया।
वो तो सर उनको देखें, मार्कअप के साथ वापस किया कोरोना का दौर फेस किया इमरान खान गवर्नमेंट ने। बड़े नाअहल लोग, बड़े ही ना तजर्बाकार लोग, पहली बार हुकूमत मिली और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा डिजास्टर आई मीन लाइक इन अ सेंचुरी जो था वो कोरोना था, जिसने पूरी दुनिया की मईशत को बर्बाद कर दिया। दुनिया की तमाम कंट्रीज, हम वेलफेयर कंट्रीज की बात करें, हमारा मुल्क तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हम वेलफेयर कंट्रीज की बात करें, 3 टाइम्स वहाँ पे महंगाई बढ़ी है, 3 टाइम्स, 3 गुना महंगाई बढ़ी वहाँ पर। इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ सस्ती थी। ना अहल लोग, ना तजर्बाकार लोग, कैसे लोग थे कि इस अवाम को उन्होंने, दुनिया में हर तरफ 3 गुना महंगाई हो गई, यहाँ पे चीज़ें सस्ती की हुई थी, पेट्रोल को 150 पे रोका हुआ था, हर चीज़ को कंट्रोल किया हुआ था। कैसे ना अहल लोग थे सर? फिर वही बेहतर नहीं थे आप लोगों से सर? सर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके आप मुझे बार बार सुना रहे हैं कि 3 गुना। जितनी महंगाई कोरोना की वजह से नहीं हुआ है, जितनी उस दौर में महंगाई बढ़ी है, उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए अब जो ये दिन रात हमारी हुकूमत मेहनत कर रही है ना सर दिन रात तो जाहिर है मेहनत कर रही है कि वो जो बेड़ा का इन्होंने किया हुआ था, आर्टिफिशियल बनाई हुई थी महंगाई। अब देखिए 18वीं तरमीम के बाद क्या होता है, 18वीं तरमीम के बाद तमाम जो प्रोविंशियल हुकूमत होती है वो अपने अपने सूबे की जिम्मेदार होती हैं। अब सूबाई हुकूमत इनके पास है, तो सूबाई हुकूमत ने क्या किया, क्या आटा कंट्रोल कर लिया, क्या प्राइसेस जो आलू से लेके सब्जी तक क्या कंट्रोल होगी? ठीक है, कोई इनका चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ही नहीं था। ठीक है, आर्टिफिशियल भी हुई महंगाई लोगों ने बहुत ज्यादा की। अब चूंकि पंजाब हुकूमत ही हमारे पास नहीं रही, ठीक है, ना हमारे पास रही है, जब तक आप 12 करोड़ की वहां को हम सफर करते हैं, उनकी प्रॉब्लम जो है वो समझते हैं जी नवाज शरीफ इसका जिम्मेदार है या शहबाज शरीफ है। उनको ये हकीकत का नहीं पता था कि पंजाब हुकूमत बुज़दार के सुपुर्द है, ही इज द रिस्पांसिबल। वो उसका जिम्मेदारी थी कि वो आपको मियारी सर्विस देता, अच्छा, वो क्वालिटी सर्विस देता, वो अर्जा चीजें देता, वो सब्सिडाइज चीजें देता, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में सब कुछ आप कब देंगे? वो आप देखें, हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब ने आते ही यूथ का एक अपने प्रोग्राम देखा है, उन्होंने यूथ को प्रमोट करने के लिए दी है 8 लाख के कर्जे, उनको हमने 75 लाख तक कर्जे दे रहे हैं, 75 लाख तक के कर्जे और लैपटॉप 1 लाख लैपटॉप बांटने के बाद। लैपटॉप पहले दिए, जिसका आज जो आप नजर अवेयरनेस जो बच्चों में आई है, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, वो लैपटॉप की वजह से, वो लैपटॉप की मैं यकीन से कहता हूं कि हमारे देहाती हल्कों में भी आप देखें बच्चों को लैपटॉप मिले जिनका वालिद कभी जिंदगी में उनको लैपटॉप खरीद कर नहीं दे सकता था। ठीक है, सोलर पैनल जाकर हमारे स्कूलों में देखे, देहातों के स्कूलों में जाकर देखे जहां सोलर पैनल लगे उस यूथ प्रोग्राम की वजह से। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए शहबाज शरीफ साहब ने यूथ को भी प्रमोट किया, क्योंकि यूथ 10-15 करोड़ की आबादी है हमारी बच्चों की, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, तो उनको प्रमोट करने के लिए ताकि वो बिजनेस करें, वो अपने इस मुल्क का सहारा बने, इस मुल्क को सपोर्ट करें, उनके लिए भी बड़ी जो है अच्छी जो है स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हम बिल्कुल जो है एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा फंड्स रख रहे हैं। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर सब्सिडाइज जो चीज़ें हैं वो हम फार्मर्स को दे रहे हैं ताकि हमारी जो कॉटन बढ़े। हम तो देखो कॉटन भी इंपोर्ट कर रहे हैं सर। कॉटन में तो जो शुगर मिल्स आपके दौर के अंदर मूव हुई, मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर, जहां बेड़ा गर्क हुआ कॉटन का, लोगों ने गन्ना प्लांट करना शुरू कर दिया, शुगर मिल्स को मूव करने का जो आप लोगों का पैकेज था वो ना करते, शायद कॉटन इंडस्ट्री भी तबाह ना होती। मेरा एक सवाल आपसे है सर, मिफ्ता ना जो है वो ना अहल आप समझते हैं या इसहाक डार साहब को ना अहल समझते हैं आप? जी, इसहाक डार साहब तो मैं कहता हूँ, देखो उन्होंने हमेशा इस मुल्क को बड़े क्राइसिस से निकाला है। ठीक है, बहुत उन्होंने सर्विस दी है इस मुल्क के लिए, बहुत तजर्बाकार है, उन्होंने बर्ड में काम किया हुआ है। तो मुफ्ता साहब अपनी नाअहली को बचाने के लिए, मुफ्ता साहब ने भी अपनी एफर्ट्स की। अच्छा, लेकिन चूंकि जिस हालात में वो आए थे, जिस शॉर्ट पीरियड के लिए उनको मौका मिला, ठीक है, तो वो जो सर्विस लोग समझते थे जितनी जल्दी हमें कोई रिलीफ मिलेगा वो नहीं मिल सका, जिसकी वजह से दोबारा जो है इसहाक डार साहब को, जो चूंकि उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो इसलिए हमने कहा जी कि इस मुल्क को जो क्राइसिस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इस मुल्क की इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए वो एक बंदा परफेक्ट है। ठीक है, उसका एक तजर्बा है सर, वो परफेक्ट बंदे को उसको लेके हम आए। मिफ्ता इस्माइल साहब जाहिर है आप ही की पार्टी के मेंबर हैं और वो कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब नाकाम हो चुके हैं। आप भी समझते हैं इसहाक डार साहब नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि 255 रुपए पे डॉलर चला गया। सर अब क्या करना है आपने इस मुल्क के साथ, कि आप इसहाक डार साहब की एबिलिटी को चेक करते रहेंगे हम, और कब तक ही करते रहेंगे? इसहाक डार साहब देखिए इस वक्त भी आपको पता है कहाँ बैठे हुए हैं, कभी वो IMF के साथ एग्रीमेंट देके करने को आज भी इस चीज को नीचे ले जाते, लेकिन हमने देखना है कि क्या IMF की वो सारी चीजें हम मान लें जिसका हमारे अवाम सर माननी तो आपने है ही है, मानने के अलावा बेगर्स आर नॉट द चूजर्स सर, इसलिए आपके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं। वो आप लोग कहां से IMF के साथ लड़ सकते हैं? इसीलिए तो वो तजर्बा का टीम जो है मियां साहब की,
वो लगी हुई है कि मियां साहब हमें अगर इनसे एग्रीमेंट करते हैं सर, तो ये चीजों के रेट हमें रिवाइज पढ़ने आरिफ भट्ट साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा सर, इसलिए वो थोड़ा सा उसमें डिले हो रहा है। इंशाल्लाह इट विल टेक हार्डली मैं कहता हूँ नेक्स्ट मंथ जो है आपका जो डॉलर रेट भी नीचे आएगा। मैं गारंटी से आपको कहता हूँ। चलिए, तो हम गुज़िश्ता 10 माह से यही सुन रहे हैं। आरिफ भट्ट साहब, 10 माह से आप भी ये बात सुन रहे हैं, इसहाक डार साहब आएंगे तो इस मुल्क के अंदर डॉलर को 200 से नीचे ले आएंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब के होते हुए ये कहा जाता था, यानी कि अपनी नाअहलियों को कवर करने के लिए अपनी तजर्बाकार सो कॉल्ड तजर्बाकार टीम का जो इन्होंने एक चूरन बेचा था आवाम को, उसको छुपाने के लिए, उसमें शायद थोड़ा सा और मिठास पैदा करने के लिए इन्होंने आवाम को एक और चूरन दिया, और वो ये दिया कि शायद मिफ्ता इस्माइल साहब नाअहल इंसान हैं, उनसे कंट्रोल नहीं हो सकी चीज़ें। इसहाक डार साहब द चैंपियन, वो तो बड़े मास्टर आदमी है, वो इस मुल्क में आएंगे तो आके डॉलर को ऐसे कंट्रोल करेंगे, फौरन से 200 से नीचे लाएंगे जिस तरह डॉलर पता नहीं उनसे घबराता है और उनसे घबरा के नीचे आ जाएगा खुद ही। और सर हो क्या गया है, आज 255 पे पहुंच गया है, महंगाई 3.5 गुना बढ़ चुकी है। गरीब आदमी जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं, यहाँ पे जो बेचारा दिहाड़ीदार शख्स है वो क्या करेगा, यहाँ पे क्या खरीदे। एक घर पे एक हंडिया, एक सालन बनाने के लिए उसमें 10 लवाजमात डलती हैं और हर चीज़ के रेट आसमानों से छू रहे हैं। सर किस तरह से इस मुल्क के अंदर क्या चलेगा सर? देखिए, अभी जो डिवैल्यू रुपया हुआ है जी, अभी तो IMF से आपकी जो मुआहदा है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो साइन नहीं हुआ। ठीक है, अभी तो इसने और डिवैल्यू होना है। IMF की जो शर्त है वो यही असल बॉम्ब तो अभी आना है, अभी तो आया ही नहीं है। इन्होंने इस बारे में यही तो इनके पास तजर्बा है कि अवाम को निचोड़ना कैसे है, ठीक है, अपना माल बचाना कैसे है, केसेस को कैसे खत्म करना है, और सियासत वो तो बेहतरीन परफेक्टली किया। इसहाक डार साहब खुद इस मुल्क से जिला वतन हो गए, इनकी अपनी गवर्नमेंट के अंदर। आप ये देखें, इनकी अपनी गवर्नमेंट के अंदर वो ये मुल्क छोड़ के चले गए और बड़े प्रोटोकॉल के साथ वापस तशरीफ लाए हैं। डायरेक्टली वजीर खजाना, तमाम प्रॉपर्टीज जो उनकी मुंजमद थी वो सब खत्म, वो सब रिलीज हो गई, उनके बैंक अकाउंट्स रिलीज हो गए। आज वो इस मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर हैं खैर खैरियत से। देखिए, स्पेशलिटी जो आप बता रहे हैं, जो हम भी समझ रहे हैं, जो आवाम को इसको देखने को मिल रही है, वो यही है ना। और उनके पास स्पेशलिटी जो थी वो देखें, वो कर तो रहे हैं अपने उसी तजर्बे से, कंट्रोल तो कर रहे हैं हर चीज को, कि कैसे आवाम की आंखों में मिर्चें डालकर आगे इसको लेके जाया जा सके, माल बचाया जा सके, और तमाम जितने स्टेक होल्डर चाह रहे हैं, खुद से वो एतराफ करते रहे हैं कि इस मुल्क से डॉलर स्मगल हो रहा है। यानी किसी भी कंट्री, वेलफेयर कंट्री में आप जाएं और वहां का फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहा हो कि मेरे बैठे हुए, आई एम द फाइनेंस मिनिस्टर, और मेरे बैठे हुए इस मुल्क से डॉलर और करेंसी स्मगल हो रही हैं। सर ये नाअहली नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर की? ये तो भट्ट साहब बता सकते हैं। मैं एक बात जरूर बलाल साहब करना चाहूंगा। अभी भट्ट साहब ने यह कहा कि यूथ के हवाले से जी, देखिए, मैं भट्ट साहब को ये बताना चाहता हूं कि 35 मिलियन बच्चे तो यहाँ पर स्कूल ही नहीं जा पा रहे। बिल्कुल। अब वो देखें कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे, इस सोसाइटी का क्या बनेगा। आज ये सोसाइटी इस नहज पे है तो आने वाले वो जो 35 मिलियन बच्चे हैं जिनको रोटी भी मैसर नहीं, पानी भी मैसर नहीं, कपड़े भी मैसर नहीं, तो एजुकेशन उनके पास कहाँ से आएगी। और उसके बाद जो यंगस्टर, जो हमारी यूथ है, जो बहुत मिलियंस में है, जो एजुकेशन ले भी लेते हैं तो उनको जॉब ही नहीं मिलती। ठीक है, उनको यहाँ पर आजादी तौर पर रखकर इंटर्नशिप के ऊपर निचोड़ा जाता है, उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती, वो पुरसाने हाल में है। हाँ, चंद लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर शुरू से सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं और उनके पास सारे के सारे जितने भी वसाइल हैं वो उनके पास हैं, उनके पास रूलिंग अख्तियार भी है, उनके पास वसाइल भी हैं, और वही शायद पाकिस्तान की कौम है। बाकी जो अक्सरियत है वो पाकिस्तान की कौम से उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है। ये बात। दूसरी बात, मुझे अभी भट्ट साहब ने ये कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब कभी भी IMF के पास नहीं गए। मुझे वो दिन बता दें, वो उनका टर्न्योर बता दें, मुझे वो डेट बता दें। पाकिस्तान तो पिछले कोई 23 नहीं जी, ये तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से जो है आपका प्रोग्राम, वो जो IMF का वो चल रहा है और वो चलता आ रहा है। तो मुझे ये नहीं वो ठीक कह रहे हैं, जिस टाइम पे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हुई है तब वो IMF के पास नहीं गए। बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं। और सबसे जो आने वाले दिनों में महंगाई का बम गिरना है बलाल साहब, अभी चीजें नायाब होनी है, और हो सकता है कि यहाँ पर चीजें लोग जिनके पास पैसे नहीं है, सिक्कत नहीं है, वो तो ले नहीं सकेंगे। हो सकता है कोई मिडिल क्लास बंदा जिसके पास कुछ थोड़ी बहुत अहलियत हो, वो चीजों की खरीदारी कर भी ले, तो शायद उसको भी वो नायाब नजर आए, मिले ही ना, यहाँ से गायब भी हो जाएं। क्योंकि यही फुकदान जो है वो ये पैदा कर, मैं फिर इस बात की तरफ लेके जाऊंगा। मैं आपकी तवज्जो से यहाँ पर जो मुहब्बे वतन है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की सलामती को अपना ईमान समझते हैं, उनको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। ये प्लानिंग, मनसूबाबंदी
के तहत हमारे मुल्क के साथ किया क्या जा रहा है, क्या होने वाला है, इसके लिए हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। 75 साल हम यहां पर अपने साथ जुल्म होता हुआ देखते आ रहे हैं, अपनी नस्ल को तबाह होते हुए देखते आ रहे हैं। अब यहां पर जागने का वक्त है। यह घर का मामला आ चुका है। इस घर के हवाले से जरूर सोचें कि यहां पर जो पॉलिसियां हैं ये किसकी फेवर में है और बैनुल-अक़वामी एजेंडा क्या है। ये मोटिवेशन देनी चाहिए शाहिद भट्ट वतन को। सर, शाहिद भट्ट साहब, लेट मी एक्सप्लेन। मैं जो समझता हूँ, जो मेरी ओपिनियन है, जो मेरी पार्टी की ओपिनियन है, वो मैं आपको बताऊं। जी, जैसे मैंने शुरू में कहा था, ये पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और बेस करता है एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है। हम जितना मर्जी कर लें किसी के ऊपर इंसार, अपने मुल्क को जब तक हम इस्तकामत उस वक्त दे सकते हैं, ठीक है, जब तक हम अपने मुल्क की प्रोड्यूस को बढ़ाएंगे। ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर ही है जो इस मुल्क की इकोनॉमी को ऊपर लेके जा सकता है। हमारी जीडीपी जो है इससे बढ़ सकती है, एग्रीकल्चर के ऊपर भी बढ़ सकती है। ठीक है। हमें अपनी इंपोर्ट्स बंद करनी पड़ेंगी, हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा कनोला, हमें सर इतना अर्सा बंद करके देख लिया इंपोर्ट्स आपने कि उस मुल्क के अंदर आपने सारी एलसीज ब्लॉक करने के बाद, सब कुछ कंट्रोल करने के बाद, आर्टिफिशियली इस मुल्क को कंट्रोल करने की कोशिश की आपने। उसके बाद भी आई थिंक इसहाक डार साहब उसके लिए बिलाल साहब ये देखा तो मैं बताऊं, आपको क्रॉप्स का पता है, 6 मंथ क्रॉप्स होती हैं हमारी। ठीक है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ जी, गारंटी से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा जिस स्पीड से, जिस विजन से या जिस मेहनत से हमारी हुकूमत या शहबाज शरीफ साहब लगे हुए हैं ना कि हमने अपनी इकोनॉमी को किस तरह ऊपर लेके जाना है और किस तरह जो मशत तबाह उसने पुराने हालात की वजह से की उसको ठीक करना है, वो मैंने क्या फोकस कर लिया उन्होंने। अब हमने जो पुराने जंगल से वो निकलने वाले हैं, जो किसी का ये नहीं देखे ना, जब साहूकार से आपने कोई चीज़ ली हो ना तो वो आपको बाउंड करता है, ठीक है, कि मेरी ये चीज़ रेट करें, रिवाइज करें, तब मुझे आप आपसे वापस करेंगे। ठीक है। तो सर इस मुल्क का जो सर्वाइवल है ये अल्लाह के नाम पे, ये कलमे के नाम पे इजाद हुआ है। इस मुल्क को कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह ना, इंशाल्लाह ये कायम दायम रहेगा। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा, मैसेज ये है, हर बंदे को मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। ये नहीं कि एक फैमिली के एक मेंबर काम करे और बाकी 10 फैमिली के मेंबर जो खाने वाले हो, ये नहीं हो सकता इस मुल्क के, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बहुत बढ़ गई है। अच्छा। एग्रीकल्चर लैंड हमारी बहुत कम होती जा रही है ड्यू टू हाउसिंग सेक्टर्स। नए आने से हमारी एग्रीकल्चर लैंड कम हो गई, वो भी माफिया आ गया। जो देखें जी, अभी बहुत बड़ा स्कैंडल अभी लास्ट हुकूमत में हमने देख लिया, वो पकड़ा गया जी। अब सर इस मुल्क को, इकोनॉमी को बेहतरीन अपनी असल हालत में लाने के लिए सबसे पहले चीज़ होती है कि आप मुल्क को सबसे पहले मिलजुल कर, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का मुल्क है, ये किसी एक पार्टी का पलकसा नहीं है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का हक बनता है हम आपस में जो मर्जी लड़ाई करें पार्लियामेंट में जाके करें, हम लेजिस्लेशन के बगैर लड़ाई करें। आने तो दे उन्हें पार्लियामेंट में, आप लोगों ने तो आने नहीं दिया। जो अनस्टेबिलिटी इस तरह क्रिएट करते हैं, अच्छा। तो जो ही मुल्क हमारा ऊपर हम एग्रीमेंट, चाइना हमारा सीप एक्ट था, शुरू हुआ था, अच्छा। चाइना का आ रहे हैं जी, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है जी, आपने आने नहीं दिया, डिले करवा दिया, अब उसका असर क्या पड़ा इस मुल्क में। इसी तरह जो ही आप समझते हैं कि इस मुल्क में हमारे को फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं, आप इस मुल्क में एजुटेशन शुरू करवा देते हैं। ये इमरान खान का एजेंडा है, मैं ये कह रहा हूँ, वो उसका एजेंडा है जो गैर मुल्की इमरान खान के इस एजेंडे पर उस एजेंडे की वजह से मुल्क में इंस्टेबिलिटी आई हुई है। पीडीएम इत्तेहाद इमरान खान के इस एजेंडे पे क्यों फॉलो अप करता रहा, क्यों वो वही काम करते रहे जो इमरान खान ने किया, क्यों आप लोग मार्च करते रहे? उस दौर के अंदर भी बाहर से यहाँ पे रशियन पीएम आना चाह रहे थे, यहाँ पे और लोग आना चाह रहे थे, आप लोगों ने लॉन्ग मार्चेस किए और वही सब कुछ किया जो इमरान खान करता है। तो क्या खान साहब की पर्सनैलिटी से मेरे ख्याल इंस्पायर्ड है? हमारी कोई एक एग्जाम्पल बता दें कि किसी वक्त हमारी अपोजिशन ने, जब वी वर इन द अपोजिशन, कि हमने कोई एक एजिटेशन कॉल की हो, कोई एक मुल्क में अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए कोई दंगा फसाद किया हो, बल्कि हमने एक अच्छा मैसेज दिया कि जो ही अगर कोई डेलीगेशन आते हैं तो अपोजिशन अपना पूरा रोल प्ले करती थी, वो उनको सपोर्ट करती थी कि ठीक है, अगर इस मुल्क के लिए अगर अच्छा हमें कोई पैकेज मिलता है, किसी से मिलता है, तो इट शुड बी कांटेक्ट होना चाहिए। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि बजाय हम इन लोगों से IMF से जान छुड़ाने के लिए, जब तक हम अपने पाँव पे खुद खड़े नहीं होंगे, जब तक हम अपने इस मुल्क के एग्रीकल्चर किसान को जब तक आप अपने पाँव के लिए उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये मेरा चैलेंज से कहता हूँ, जिस दिन आप इस मुल्क के किसान को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, अपने वसाइल टूवर्ड्स कर देंगे एग्रीकल्चर की तरफ, किसान खुशहाल हो जाएगा और ये मुल्क खुशहाल हो जाएगा। वरना ये
कभी भी मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। हम उधर से कर्जा लेंगे, बिजली की कीमतें बढ़ा देंगे, उधर से कर्जा लेंगे हम अपनी गैस की रॉयल्टी बढ़ा देंगे, उधर से कर्जा लेंगे वो कह देंगे जनाब अपने रेवेन्यू जो और बढ़ा दें, अब टैक्सेस और बढ़ा दें जी। मैं ये समझता हूँ कि गुड गवर्नेंस यही होती है कि टैक्सेस हमारे कम हो, कलेक्शन उनकी कम हो, हम उनको फ्रेट रिबेट दें, सब्सिडाइज चीजें दें और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट जितने भी अखराजात जो आते हैं उनको मिनिमाइज करें ताकि हमारी यील्ड पर एकड़ हर क्रॉप की ज्यादा हो। जब आपकी यील्ड पर एकड़ ज्यादा आएगी सर, आप अपने खाने के लिए भी रखेंगे। 30% आपकी कंजम्पशन होती है पॉपुलेशन के लिए, 70% यू हैव टू एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट्स। आपको वीट आप एक्सपोर्ट करते थे क्या? नवाशी के वक्त हमारी गंदम एक्सपोर्ट नहीं होती थी? अब मुझे बताया गंदम ने अफगानिस्तान स्मगल होती थी शायद। स्मगलिंग रोकने के लिए भी एक नाम लिखा गया था प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का कि जितनी स्मगल होती थी तमाम चेक पोस्टें उस वक्त क्रिएट की गई थी। तो आज नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं है। आप तो आपका मिनिस्टर यहाँ स्मगल करवाते रहे जनाब साहब का। इसका मतलब है बट साहब आज नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान में मौजूद ना होने की वजह से सागदार साहब कह रहे हैं कि यहाँ से डॉलर स्मगल हो रहा है, तो काइंडली उन्हें रिक्वेस्ट करें पाकिस्तान तशरीफ लाएं, स्मगलिंग को रोकें। यहाँ पे उनकी गैर मौजूदगी में डॉलर स्मगल हो रहा है, इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है। शायद वही इतने अहल होंगे कि वो इस मुल्क की इकोनॉमी को संभाल लेंगे, काइंडली उन्हें वापस बुला लें। बिल्कुल आ रहे हैं, वो तो बिल्कुल आ रहे हैं। वो तो कब आ रहे हैं? हम तो सुनते सुनते सर बाल सफेद हो गए। मियां साहब वापस आ रहे हैं। 28 तारीख को मरियम साहब आ रही है ना, उसके बाद उनको भी डॉक्टर ने जो ही रिकमेंड कर दिया कि यू कैन आल्सो ट्रैवल जी। मियां साहब को जिस दिन मियां साहब को साथ ही कहते हैं यू कैन नॉट ट्रैवल, यू कैन ट्रैवल। डॉक्टर कौन सा आपका ये तो बताइए। वहां भी पूरा बोर्ड है, पूरे डॉक्टर्स की टीम है, तो वो इंशाल्लाह वही इस पाकिस्तान में आना चाहते हैं। वो तो बाहर बैठ के खुद परेशान है, इस मुल्क को मैं इस हालत में नहीं देखता। लेकिन सर मैं बिलाल साहब, मैं लास्ट में ये जरूर कहूंगा जी जी कि जिस वजीर आजम ने कायदे आजम के पाकिस्तान को एटमी पाकिस्तान बनाया हो, ठीक है, क्या वो चैन से बाहर बैठ सकता है कि अपने इस एटमी पाकिस्तान की तस्वीर होती हुई देख सकता है? सर बड़े आराम से खुदा का शुक्र अदा करें, आप सलूट पेश करें उस प्राइम मिनिस्टर को जिन्होंने आपको बचा लिया। अगर आपके पास ये एटमी ताकत ना होती या नवाज शरीफ ने उस वक्त ये काम ना किया होता, ठीक है, तो आज जिस तरह अरब भट्ट से बता रहे थे ना बात जी, जो बैरूनी ताकतें आपको नोच जाएंगी, वो बिल्कुल नोचने वाली थी। वो बिल्कुल इस डर से बचती हैं कि उनको पता है कि ये नवाज शरीफ का किला है, ये इस्लामी किला है, ये पूरी दुनिया के साहब के इस तोहफे का इस अवाम ने कितना जुर्माना अदा करना है? आज जो महंगाई है, जो सूरत हाल हो गई है, गरीब मर रहा है बेचारा, सर कितना जुर्माना अवाम से लेना चाहेंगे आप इस एक तोहफे का? नहीं, उसका तो खैर कोई अल्टरनेट नहीं है। जो आपको एटमी ताकत का अल्टरनेट का तो कोई जितनी भी कुर्बानी देनी पड़ी, मैं कहता हूँ वो कम है। अच्छा, हम एक एटमी ताकत बन गए। अच्छा, पूरी इस्लामी ब्लॉक में हम खाने को मिले ना एटमी ताकत बन गए हम, दैट्स फाइन। जो मैंने बात बताई, जो बेसिक नीड्स है इंसान की, जो हमारी फूड है, ये तो अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है। अल्लाह ने हमें तमाम मौसम दिए हैं, पानी दिए है, ज़खायर दिए। सर हमारे पास इस मुल्क में इतना कुछ है, हमारी फैसिलिटी जो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ जब तक हमारी नेचर सही हो जाएगी, हमारी पॉलिटिशियंस की अपनी नीयतें ठीक हो जाएंगी। मैं बार बार सर आप लोगों की नीयतें कब ठीक होंगी? बिल्कुल, हमारी नीयतें ठीक है तो हमने एटमी पाकिस्तान बनाया। हमारी नीयतें ठीक थी तो हमने ये मोटरवेज बनाए। सर इतने सालों में बदल तो नहीं गई? एयरपोर्ट्स बनाए। इतने सालों में खराब हमारी नीयतें ठीक थी तो हमने हॉस्पिटल बनाए। हमारी नीयतें ठीक थी तो हमने स्कूल एजुकेशन कर रहे थे। प्राइवेट सेक्टर स्कूलों में बच्चे नहीं जाते। आपको शायद आपको ये नहीं पता कि सेकंड जो है आफ्टरनून क्लासेस बच्चों की ली जाती है स्कूलों में। ठीक है, हम खुद चाहते हैं इस मुल्क का जो एजुकेशन रेट है वो अप जाए, हर बच्चा चाइना की तरह इन्वॉल्व हो और वो छोटी मोटी मेहनत करे अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक है, ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना के दिया था ना, मुझे कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बता दें कि उसकी रिपेयर गिराई गई हो। अच्छा, कोई एक प्रोजेक्ट नया बनाने की बजाय मैं ये कहता हूँ कहाँ पे जो मियां नवाज शरीफ मोटर बना के गए, उसकी रिपेयर नहीं किसी ने करवाई 4 साल। पीटीआई के टेन्योर के अंदर भी काफी आप जंगला पास कहते थे उसको जंगलों को पेंट नहीं करने दिया किसी ने। ठीक है, 4 साल में उनको जंग लग गया सर, लेकिन वो चलती रही, कोई जंग नहीं लगा, वो चलती रही है, कोई प्रोजेक्ट नहीं रोका आपका। आपकी ऑरेंज लाइन ट्रेन का खुद से इनॉग्रेशन की उन्होंने, हालांकि प्रोजेक्ट आप लोगों का स्टार्ट किया हुआ था, इट वाज योर इनिशिएटिव। शहबाज शरीफ साहब ने ये इनिशिएटिव लिया था। अगली गवर्नमेंट ने पहली दफा मेरा ख्याल है शायद इतना पॉजिटिव किरदार अदा किया कि उन्होंने बाकायदा इनॉग्रेशन किया और उसको टाइमली चला दिया, ना कि उसमें कीड़े निकालते, उसका बेड़ा गर्क करते, पहले पुरानी हिस्ट्री की तरह जिस तरह से आप लोगों की हुकूमत आती थी और आके दूसरे तमाम प्रोजेक्ट्स का बेड़ा गर्क करती थी और अपने प्रोजेक्ट शुरू करती थी। हमेशा से ये देखने में आया। वो तो कर ही नहीं सकते थे ना सर।
इस गवर्नमेंट में शायद नहीं कर सकते थे कि वो अगर चाइना के कंट्रोल में था, अगर इनके हाथ में होता तो शायद ये भी वही करते। लेकिन ये अब सियासतदान कब तक सर ये अब इस लड़ाई के अंदर गरीब पिसता रहेगा? व्हाट इज द सोल्यूशन टू इट? आप लोग आए थे ये कह के कि हम सोल्यूशन देके आ रहे हैं। इसका एक ही सोल्यूशन है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस के साथ जी ये एक अहद करें कि हमने लड़ाई करनी है पार्लियामेंट के अंदर। ऐसा नहीं करना कि तो सर वेलकम से पहले सीबी दे के भागने और फिर फवाद चौधरी को आप लोगों ने फवाद चौधरी को अरेस्ट करवा दिया, अब उसे पार्लियामेंट में आने दे, वो तो आना चाह रहे थे पार्लियामेंट के अंदर। हम तो उनको वाजे देते रहे हैं कि आए जनाब पार्लियामेंट में वापस में, घर ना बैठे या ना रुके, उधर आके हुकूमत अगर आपने करनी है, नहीं करनी है, अपोजिशन भी करनी है तो पार्लियामेंट में है। अगर आप लोगों के साथ मुखलस हैं तो बिलाल साहब यू हैव टू ज्वाइन विद द पार्लियामेंट। लोगों ने जिस मकसद के लिए हमें बनाया था, लोगों ने हमें एजुटेशन के लिए नहीं बनाया था। जी। लोग हमें रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं कि जाएं, हम जाके अपने अपने हलकों की आवाज उठाएं, इस मुल्क के कवानीन बनाएं असेंबलीज में। असेंबली में हम जा नहीं रहे। ठीक है, हमारे लीडर्स की लिस्ट में बताऊं जी, ये 2 दिन अभी ये फवाद साहब 2 दिन नहीं गए तो 2 दिन में कोराम बच गए जनाब, वो जनाब हमारे लीडर पकड़ा गया। ठीक है, और भाई हमारे तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, शाहिद खान बासी प्राइम मिनिस्टर, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, तीनों अंदर एक गया है। सी मिनिस्टर अंदर एक गया है। मरियम वालिद को मिलने गई, वो बेचारी अंदर। उसके बाद चले राना सनाउल्लाह साहब, मेरे सियालकोट के लीडर ख्वाजा मोहम्मद आसफ साहब से आज तक पूछ रहे हैं कि मैं 176 डेज मुझे जेल में रखा गया किस वजह से? क्योंकि मैं नवाज शरीफ का बड़ा लायल हूँ जी। ठीक है, राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर केस डाल दिया गया, किस लिए जी? कि हम आप बड़े वफादार हैं जी। मुफ्ता इस्माइल जिसकी बात कर रहे हैं, फवाद हसन फवाद ग्रेड 22 का ऑनेस्ट अफसर, उसको ऑनेस्ट अफसर 6-6 महीने वो जेलों में जो रहे हैं। आहद चीमा को देखे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जेलों में। अभी ये 2 दिन नहीं किए, दिन को चीखें निकल गई, अभी दिन की बारिश शुरू हुई है। सर हो सकता है शरीफ आदमी जब जेल जाता है तो डरता है, घबराता है। आप लोगों को शायद आदतें हैं, इनको नहीं आदत, इसलिए घबरा रहे होंगे। आरिफ भट्ट साहब वेलकम टू यू सर। फवाद चौधरी साहब की तो सर निकल गई है हवा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी निकल गई है। ज़ाहिर तजर्बाकार लोग नहीं है, जेलें नहीं भुगती, सब कुछ नहीं भुगता, तो शायद इन्हें अंदाजा नहीं है कि जेल में होता क्या है। सर इस मुल्क के अंदर जो हो रहा है, जो अब महंगाई का अगला बॉम्ब गिरने लगा है यहाँ पे, आरिफ भट्ट साहब आप कैसे देख रहे हैं कि क्या ये पीडीएम इत्तेहाद जो हमेशा एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते आए, एक दूसरे पे केसेस बनाते आए, अब इकट्ठे हो गए हैं और इस पे लॉजिक भी कोई नहीं देते सिवाय इसके कि हम मुल्क बचाने आए हैं तो इकट्ठे हो गए हैं। और भाई मुल्क बचाने इकट्ठे हो जाते थे, इमरान खान के साथ इकट्ठे हो जाते, उसके अगेंस्ट इकट्ठे होकर आपने मुल्क बचाना था। तो ये आप क्या समझते हैं कि क्या ये लोग अब मुल्क बचा सकते हैं, इस मुल्क की इकॉनमी ठीक कर सकते हैं जिस तरह से इस मुल्क मीशत का बेड़ा गर्क हो रहा है दिन ब दिन, और इल्ज़ामात इनकी अपनी ही पार्टी एक दूसरे पर, मिफ्ता साहब कुछ कहते हैं, इसहाकडार साहब कुछ कहते हैं। सर अवाम क्या करे, गरीब आदमी किधर जाए? देखिए जी, बिल्कुल भट्ट साहब ने सही फरमाया कि अमाल का दारोमदार नीतों पर है जी। इन्होंने तमाम अपने मंसूबे वो नीतन बताए, वो ठीक है। शायद इनकी आवाम को अपने पाँव पे खड़ा करने की नीयत नहीं है। ठीक है, आज शायद मैं भट्ट साहब को बताना चाहता हूँ कि 13 से 14 करोड़ लोग ऐसे जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, और 8-9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि 1 वक्त की रोटी को भी तरसते हैं। तो ये उन हुक्मरानों की नीयत का ही असर है। अल्लाह करे उनकी नीयतें यहाँ पर बाअसर हो जाएं और वो सोचना शुरू कर दें कि कौम को पैरों के ऊपर खड़ा कैसे करना है। और सबसे अहम बात यह है, देखिए जी, इमरान खान एजेंट हो सकते हैं, भट्ट साहब फरमाते हैं, बिल्कुल, जिसकी कोई मिल ही नहीं है, जिसकी कोई शुगर मिल नहीं है, जिसकी कोई मिल नहीं है, कोई उसने बिलियंस ट्रिलियंस नहीं बनाए। और सबसे बड़ी बात यह है, जिनकी तमाम मिले हैं और जिनके पास तमाम वसाइल हैं और वही महंगाई से फायदा उठा रहे हैं और बैठे मुल्क से बाहर हैं, वही महंगाई से फायदा उठा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं एक बात मैं अपना परसेप्शन आपके सामने रखना चाहता हूँ कि देखें, IMF और इशराफिया एक पेज पे है। ठीक है, देखें IMF जब कर्जा देती है तो वो आम आदमी के ऊपर टैक्सेस लगाने का कहती है। लेकिन ये नहीं कहती कि 11 अरब डॉलर जो आपने लूटे हैं, मेरे ही पैसों में से लूटे गए हैं, आपकी मेहरबानी, आपने नेब में कवानीन की तरमीम कैसे की। IMF ये नहीं कहती कि यहाँ पर वुज़रा इतना फ्री पेट्रोल लेते हैं, बिजली के यूनिट लेते हैं, इतनी मरात लेते हैं, इतनी तनख्वाह लेते हैं। पार्लियामेंटेरियन यहाँ पर करते क्या है, कुहाड़ी मारते हैं। जो कुहाड़ी मारता है उसको पैसा नहीं मिलता, उसके ऊपर टैक्सेस लगाते हैं, और इनके ऊपर IMF नहीं बोलता। यानी कि IMF का और इशराफिया का एजेंडा यही है कि 24 करोड़ लोगों को निचोड़ो, इनको रगड़ो, इनके ऊपर टैक्सेस लगाओ और इनसे ही रिकवर करो। और लगता है ऐसे ही है कि IMF की जो बी टीम है वो यहाँ की इशराफिया है, वो रूलिंग एलीट्स है जो अपने ही लोगों का लहू निचोड़कर IMF को भी इंजॉय करना चाहती है और खुद भी उससे मुस्तफीद होती आ रही है। ये सोचने का अलमिया है बिलाल साहब, ये सब यहाँ पर मुट्ठी भर जितने अफराद हैं, ये बैनुल अक़वामी कुव्वतों के साथ एक हैं। यहाँ पर 8 अरब आबादी है पूरी दुनिया में, और आपके पास
पास, 6 अरब बंदों के पास, अल्लाह के बंदों के पास, इंसानों के पास रोटी नहीं है। ठीक और है। चंद लोग हैं जिनकी प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी जो है वो इतनी प्रोफाइल है कि मेरे जैसे बंदे की जान की कोई कीमत नहीं। ठीक कह रहे हैं, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया नाज़रीन, आई हैव टू रैप अप द शो। लास्ट क्वेश्चन मैं आरिफ भट्ट साहब से चाहूँगा। आरिफ भट्ट साहब, जब हमारे लीडर्स जो खुद से अरबों खरबों पति हैं बाहर के मुल्क में अपने मुल्क के लिए कर्जा मांगने जाते हैं, सर क्या शर्म आती होगी मांगते हुए? ये तो सोचने वाली बात है जी, क्या वो सारे पैसे यहाँ पर अपने मुल्क के ऊपर सर, इस वक्त शायद लाकर भट्ट ये शायद इससे महमूद भट्ट क्राइसिस साहब। निकाल नहीं सकते? शायद महमूद भट्ट साहब, देखिए शर्म आती होगी सर? हमारे ये बात बिल्कुल आपने सही बात की है। मुझे ये बताया जाए कि क्या हमारे सबसे बड़े जो ग्रुप्स हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तो आप देखें प्री पार्टीशन की यहाँ की मिल्स लगी हुई हैं, ठीक है, कितने करोड़ों नहीं अरबों रुपए वो टैक्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, इन द फॉर्म ऑफ सेल टैक्स, इन द फॉर्म सर ऑफ। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल था, टाइम खत्म हो गया शो का। क्या शर्म आती होगी कर्जा मांगते हुए जब आप खुद इतने बिलियनियर हो? इसलिए शर्म उनको नहीं आनी चाहिए, इसलिए नहीं आनी चाहिए कि इस मुल्क के वसाइल को जिस तरह की ज़रूरत है वो अभी तक यहाँ पैदा नहीं हो सके। ठीक है। जिस तरह आपने बात की थी, अब उन सोर्सेज को पूरा करने के लिए आपको यू हैव टू गो विद द थैंक यू सो मच। मेरे दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। टाइम खत्म हो गया शो का, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आरिफ भट्ट साहब आपका शुक्रिया, शाहिद भट्ट साहब आपका शुक्रिया, नाज़रीन आपका देखने का शुक्रिया। दोबारा हाजिर होंगे एक नई बात के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।